ठीक है, आप लोगों ने देख लिया था कल डी ब्रॉगले वेवलेंथ, ठीक है, कैसे डी ब्रॉगले ने जो है प्लांक्स क्वांटम को थ्योरी को यूज करके ये सजेस्ट किया कि आपका जो मैटर होता है माइक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, दे आर बोथ एसोसिएटेड विद डुअल नेचर। इनकी दोनों की डुअल नेचर होती है, बिहेव करते हैं मैं पार्टिकल लाइक भी और बिहेव करते हैं वेव लाइक भी। ठीक हो गया। अब क्या वजह डी ब्रॉगली ने जो था वो आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म में जो था वो वेरिफिकेशन दी। अब हमने क्या करना था, आपको पता है साइंस के अंदर कोई भी चीज विदाउट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो डी ब्रॉगले के काम को, डुअल नेचर ऑफ मैटर को जो है वो किसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी? तो 1927 में टू अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मन डिड एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये वेरीफाई किया कि आपका जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो मैटर है, सॉलिड पार्टिकल है, उसकी नेचर भी वेव हो सकती है। पार्टिकल तो है ही लेकिन वेव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन वर प्रोड्यूस फ्रॉम द हीटिंग टंगस्टन। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाए फ्रॉम हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट। व्हाट इज टंगस्टन फिलामेंट? आप लोगों के घरों में जो बल्ब होते हैं, जो येलो लाइट वाले बल्ब होते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक फिलामेंट होता है। जब लाइट ऑन करते हो तो फिलामेंट ग्लो करता है, हीट अप होके। दिस कॉल्ड हीटेड टंगस्टन फिलामेंट एंड एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू चार्ज प्लेट। और उसने क्या किया? जो चार्ज प्लेट्स को अप्लाई किया, ठीक हो गया, जिसकी वजह से एक्सेलरेट हो गया आपके चार्जेस। डेविसन एंड जर्मन प्रूव दैट द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन अंडरगो। उसने देखा कि जो एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड की बात करते हैं, चेंज इन द स्पीड या चेंज इन द वेलोसिटी की। तो उन्होंने कहा ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डायफ्रैक्शन भी कर सकते हैं लाइक वेव व्हेन दे फॉल ऑन निकल कैट क्रिस्टल। जब उन्होंने निकल क्रिस्टल पे फॉल करवाया तो उन्होंने देखा ये डायफ्रैक्ट हम अपना एंगल चेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक वेव। इन दिस वे द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है वो डायफ्रैक्ट कर रहे हैं वेव की तरह, तो उनकी नेचर वेव नेचर है और वो क्या कर सकते हैं? इट इज वेरीफाइड। डेविसन एंड जर्मन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंटिंग एन अपरेटस टू प्रूव। अब इन दोनों को क्या हुआ जी? नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला जी? क्योंकि इन्होंने एक अपरेटस इन्वेंट कर लिया, ये प्रूव किया कि मेटल जो है वो वेव लाइक है। और डी ब्रॉगले को भी सेपरेट इस वजह से मिला नोबेल प्राइज क्योंकि उसने मैटर वेव की इक्वेशंस को डेवलप किया। इसके बाद जो अगला है आपके पास हैंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी कहते हैं बेयकीनी को। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल एंड इट पॉसिबल पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैन बी डिटरमिन्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी। कहते हैं एक मटेरियल पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन किस जगह पे पड़ा है, ये किस जगह पे ये मौजूद है, उसका मोमेंटम, इसकी मास एंड वेलोसिटी को हम एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। बट विद द एडवेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई तो इट हैज नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपके इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव है, तब ये बात आया कि अगर वेव नेचर की तरह बिहेव करें तो एट द सेम टाइम वेव फॉर्म में हम उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन मेजर करेंगे तो हम वेलोसिटी नहीं एक्यूरेटली मेजर कर सकते, और अगर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो हम एक्यूरेटली पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। ये चीज सजेस्ट की हेजनबर्ग ने इन 1927। उसने कहा सपोज करते हैं कि आपके पास डेल्टा एक्स क्या है, इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। कि आपकी जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी किस पे आ रही है? डेल्टा एक्स से हम इसे रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। जो है वो मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन की बात करें, और डेल्टा पी के अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों है। तो कहता है जी डेल्टा एक्स पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है ओवर एच ओवर 4 पाई के। एच का इसमें प्लांक्स कांस्टेंट है। पाई आपको पता है 22/7 होता है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इक्वेशन दे दी इसने। इस इक्वेशन के मुताबिक द रिलेशनशिप इज कॉल्ड, ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। ये क्वेश्चन शो करता है कि अगर डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। दोनों का रिलेशन क्या है जी? डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय डेल्टा पी। दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो कहते हैं अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो आपका डेल्टा पी बहुत लार्ज होगा, या अगर डेल्टा एक्स बहुत लार्ज है तो डेल्टा पी बहुत स्मॉल होगा। सो इफ वन क्वांटिटी इज मेजर एक्यूरेटली, इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो देन द अदर बिकम लेस एक्यूरेट। ऑब्वियसली जो चीज लार्ज हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज स्मॉल क्वांटिटी में, हमने पीछे भी स्टडी किया था, जो स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, उसे एक्यूरेटली मेजर करना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो दैट्स मीन अगर पोजीशन आपके पास लार्ज है तो आप उसको तो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पोजीशन लार्ज है तो मोमेंटम उस चीज का क्या होगा? लेस होगा, और उसकी मेजरमेंट क्या होगी? लेस एक्यूरेट होगी। हम सर्टेनिटी इन
in the determination of one quantity introduce the uncertainty in the determination of other quantity. इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी के बारे में आप सर्टेन हो कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप दूसरी क्वांटिटी एट द सेम टाइम दूसरी क्वांटिटी के बारे में बेयकीन होंगे, क्योंकि उसको आप इजीली या आप कह सकते हो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. अब ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? दीज क्वांटिटीज दीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. लार्ज पार्टिकल्स का तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. पोजीशन भी फुटबॉल है, एट द सेम टाइम हम उसको पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप उसकी मास और वेलोसिटी. लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई से नजर आते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक हो गया, इनका एट द सेम टाइम पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपके पास लार्ज बॉडीज होती है माइक्रोस्कोपिक, उनकी नो सिग्निफिकेंस होती है. अब क्या हुआ, इस बात को जो है, ये तो आपके पास हाइसेनबर्ग ने थियोरेटिकल फॉर्म दे दी कि आप नहीं कर सकते. इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वो कंपेटन ने दिया. कंपेटन एक साइंटिस्ट था, उसने कंपेटन इफेक्ट दिया, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली तौर पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई कर सकते हैं. वो कहते हैं सपोज वी विश टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहते हैं सपोज करते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन को, वो कहाँ मौजूद है, उसको डिटरमाइन करना है. विजिबल लाइट कैन नॉट हेल्प अस. विजिबल लाइट तो नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है इज मिलियन टाइम लार्जर एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का डायमीटर तो बहुत छोटा है, लेकिन विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है, तो वो तो मैयर नहीं कर सकती. तो इस पर्पस के लिए हमें वो वेवलेंथ मैयर करनी पड़ेगी जो इसकी वो लाइट मैयर लेनी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है. तो इसके लिए हम एक्सरे यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट. व्हेन दिस फोटोन ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे के फोटोन्स को हम स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज. ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. इन अदर वर्ड, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम विल अपीयर ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी. क्योंकि जब आपका मोमेंटम चेंज होगा, आपका वेलोसिटी चेंज होगी, तो साथ ही मोमेंटम भी चेंज होगा और हम अनसर्टेन हो जाएंगे इधर वो किधर मौजूद था. स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, ग्रेटर विल बी द एनर्जी. जितनी वेवलेंथ कम होती है, आपको पता है जी वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है. अगर एक्स की वेवलेंथ बहुत कम है तो दैट मींस इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी. हिंस द कोलिजन ऑफ एक्सरेज विद इलेक्ट्रॉन विल ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. इसका मतलब जब एक्सरे कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसके मोमेंटम में ग्रेटर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, बेयकीनी आ जाएगी, चेंज हो जाएगी बिल्कुल वेलोसिटी. सो एन एफर्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रेंडर्ड इट्स मोमेंटम अनसर्टेन. कहते हैं अगर आप पोजीशन को क्या कर सकते हो, मैयर कर सकते हो एग्जैक्टली, तो आप इसकी मोमेंटम को मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें लेस एक्यूरेट हो गए. व्हेन वी यूज अ फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करते हैं टू अवॉइड द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डिटरमिन ऑफ द पोजीशन. अब कहते हैं अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से आप जो है पोजीशन तो मैयर कर रहे थे, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेन हो रहे थे. अब आप क्या करते हो, लार्ज वेवलेंथ यूज करते हो, लॉन्गर वेवलेंथ यूज करते हो, जिसकी टू अवॉइड, ताकि मोमेंटम चेंज ना हो. लेकिन अगर मोमेंटम चेंज होगा तो एट द सेम टाइम क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमिन करना इम्पॉसिबल होगा. तो इसका मतलब है कंपेनेंट ने हेजनबर्ग के थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया कि आप एट द सेम टाइम किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीजों की जो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, जो स्मॉल साइज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको मैयर नहीं कर सकते. हाईली इम्पॉसिबल. अगर आप मोमेंटम के बारे में सर्टेन हो तो एट द सेम टाइम आप मोमेंट पोजीशन के बारे में अनसर्टेन होगे. अगर आप पोजीशन के बारे में सर्टेन हो तो एट द सेम टाइम आप मोमेंटम के बारे में क्या होगे, अनसर्टेन होगे. ठीक है, तो कंपेटेंट इफेक्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है किस चीज की, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. ऑर्बिटल्स हम कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है. दीज कॉल्ड ऑर्बिटल्स. हम वैसे चेक भी कर लेते हैं. Following this principle, the Bohr's picture of an atom does not appear to be satisfactory. हमने पीछे पढ़ के आए थे, बोहर्स ने जो एटम की पिक्चर दी थी आपके पास सोलर सिस्टम जैसी, कि दरमियान में सनलाइट और आपके प्लैनेट्स या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था. इन बोहर्स एटम, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद स्पेसिफिक वेलोसिटी इन ऑर्बिटल ऑफ स्पेसिफिक रेडियस, एंड अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोथ दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. अगेन कहते हैं जी बोहर्स हमें बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर स्पेसिफिक ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों क्वांटिटीज को, पोजीशन को और आपके पास मोमेंटम को एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते. अ थ्योरी इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक वर्क. एक थ्योरी इन्वॉल्व होती है इनमें जो क्या करती है, कैन नॉट बी मेजर डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशन. हम ट्रेडिशनल वर्क को फॉलो नहीं करें. अच्छा, अब क्या हुआ जी, इस चीज को आपके सॉल्व करने के लिए इस डिफिकल्टी को श्रोडिंगर, हेजनबर्ग एंड डायरेक
वर्क आउट वेव थेरीज ऑफ एटम। इन तीन साइंटिस्ट ने, श्रोडिंगर ने, हेजनबर्ग ने और डायरक ने वर्कआउट किया, थेरीज पेश की ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। द बेस्ट नोन ट्रीटमेंट इज, जो सबसे अच्छा काम हुआ, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहा इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए, वो श्रोडिंगर का था। उसने क्या किया जी, ही सेट अप अ वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। उसने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या किया, एक इक्वेशन को सेट किया। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, आल्सो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड। लेकिन आपके पास खास जगहों पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी, फाइंड करने का इम्कान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। द पोजीशन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। आप पोजीशन को तो नहीं फाइंड कर रहे, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी, इम्कान बता सकते हो कि आपका एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन किन किन पोजीशंस में इजीली फाइंड आउट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, इम्कान। द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी, गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। उन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में इसको एक्सप्लेन किया था कि आप इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, आपके पास डिस्टेंस आर में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। When the probability of finding the electron at a distance r from the nucleus is calculated from the hydrogen atom in the ground state। अब क्या जी, जो आपके पास आया उसे ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वहां फाइंड आउट किया। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस। उसने देखा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में मौजूद है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फाइंड होने का मैक्सिमम इम्कान जो होता है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है 0.053 नैनोमीटर होता है। इट इज द सेम रेडियस, वही रेडियस है जो आपके बोहर्स ने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट किया था। अगर आपको याद हो, पीछे हमने पूरी कैलकुलेशन की थी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज आइदर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी कि तो आपका इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस के करीब होगा और आउटसाइड द रेडियस, या रेडियस के आउटसाइड होगा। लेकिन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज शार्पली। इसका मतलब है कि 0.53 वो पोजीशन है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इससे आप आगे जाओगे या इससे आप पीछे जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता इम्कान क्या होता जाए, कम होगा, आपको इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर 95% कहते हैं, the volume of the space in which there is 95% chance of finding an electron। कहते हैं आपके पास वो स्पेस या वो वॉल्यूम ऑफ द एटम जहां पर 95% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के, वो एटम के गिर्द जो स्पेस होती है, न्यूक्लियस की वो स्पेस होती है, वो क्या कहलाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाती है। द टर्म ऑर्बिटल शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टर्म ऑर्बिट। ऑर्बिटल और ऑर्बिट समथिंग डिफरेंट है। द ऑर्बिट कैन बी रिगार्डिंग एज अ स्प्रेड ऑफ चार्जेस सराउंडिंग। कि ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है, ऑर्बिट हम कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं, कि आपके न्यूक्लियस के गिर्द जो स्पेस मौजूद है, ठीक है जी, स्प्रेड चार्जेस की जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। लेकिन वो पॉइंट जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वो पॉइंट क्या कहेगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। आपके एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों की डिफरेंशिएशन लिखी हुई है और ये पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर की हम बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज बीन सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए थी। इट मे हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशन थे। क्वांटम नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। डेफिनेशन है आपके पास कि आपके पास न्यूमेरिकल नंबर की फॉर्म में वैल्यूज का एक सेट होता है विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। जो बेसिकली क्या होता है, जो आपको क्या देता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है, किसके बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में जी। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन को आपने जो एटम की गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, एक्सप्लेन करना है, तो आप क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हो। यू नो दैट अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ पर्सन कंप्राइजेज इट्स नेम। जैसे होता है कि अगर एक इंसान है आपके पास, तो उसका एड्रेस आपने बताना है, तो उसका एड्रेस किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा होता है, उसके नेम पे कॉन्सिस्ट कर रहा होता है, वो किस सिटी में रहता है, उस सिटी का ब्लॉक नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है और हाउस नंबर क्या है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप दोगे तो आप एक कंप्लीट एड्रेस दे रहे हो अबाउट दैट पर्सन। ऑन द सिमिलर ग्राउंड, इसी तरह क्वांटम नंबर सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका क्वांटम नंबर वो आइडेंटिफिकेशन नंबर या लेबल है जो डिस्क्राइब कर रहा होता है अबाउट इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट पिक्चर दे रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई पोजीशन। बेसिकली क्वांटम नंबर आपको पोजीशन बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द किस पोजीशन पर मौजूद है। जैसे आपने पढ़ा था n इज इक्वल टू 1, ऑर्बिट नंबर 1 है, n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर 2 है, n इज इक्वल टू 3, ऑर्बिट नंबर 3 है। ठीक है, तो बेसिकली हमने
देखा था बोहर्स ने सिर्फ एक क्वांटम नंबर दिया था, हमें 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम। एक एटम के गिर्द अपने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, तो 4 क्वांटम नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप लोग कॉमनली यूज करते हो, जिसमें जैसे आप लोग के एल एम एन छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो, के एल एम एन, ये आपके पास शेल्स मौजूद हैं, दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। फिर आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एल, यानी कि आपका एन जो है, जो के है, वो फर्दर डिवाइड होता है सब शेल्स के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एस पी डी एंड एफ, एस शेल, पी शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि जब आप इन ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट ऑर्बिट नंबर्स के अंदर, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देन स्पिन क्वांटम नंबर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, द डिफरेंट एनर्जी लेवल इन बोहर एटम आर रिप्रेजेंट। आपने पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि बोहर्स ने डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया किससे, एन से। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर। बाद में श्रोडिंगर ने इसको क्या नाम दे दिया जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे दिया, ठीक हो गया। इट्स वैल्यू आर नॉन जीरो, इनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, यानी कि जीरो नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 सो ऑन हो सकती है। पॉजिटिव हो हमेशा वैल्यू होती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। पॉजिटिव वैल्यू से कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है आपके पास, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन, जो एन है रिप्रेजेंट, जो आपका एन वैल्यू है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, शेल्स के बारे में, और एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किन शेल या किन एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहा है। हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं के एलिमेंट से। अभी मैंने आपको बताया, दीज आर द वेरियस एनर्जी लेवल विच इज डिनोटेड बाय these एब्रीवेशंस। फॉर एग्जांपल कैसे हम कंसिडर करते हैं, आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है, तो दैट्स मीन इट इज इन द k शेल। अगर हम कहते हैं n इज इक्वल 2 में है, दैट्स मीन इट इज इन द l शेल। अगर n इज इक्वल टू 3 है, तो दैट्स मीन इट इज इन m शेल। अगर आपके पास 4 में है, n इज इक्वल टू 4 आया, दैट्स मीन इट इज इन n शेल। यानी कि आपने सबको क्या कर दिया, स्पेसिफिक नेम दे दिए। द वैल्यू ऑफ n आल्सो डिटरमाइन, ये वैल्यू ऑफ n जो होता है, इसके अलावा क्या बता रहा होता है, नंबर 1 लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, कि आपका एटम किस लोकेशन पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि आपका अच्छा